हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ प्रोग्रामिंग सी के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर जो कि सी ऑपरेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, relational operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators। तो इन ऑपरेटर्स के बारे में आज हम जानेंगे। देन लेटर ऑन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है, क्या उनकी हायरार्की होती है। मीन्स अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन जिसे आपको विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम सॉल्व करना है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या ऑपरेटर हम पहले यूज़ करेंगे, देन नेक्स्ट कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर डिसाइड होता है और इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, मीन्स ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड एट द एंड कैसे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं और कैसे हम टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट सी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सी में ऑपरेटर्स जनरली सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड वेरिएबल्स। मीन्स लेट सपोज आपके पास एक ऑपरेशन ऐसा है, एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। इन दोनों वेरिएबल को अगर आपको सम करना है तो आपको यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर यू कैन सम दीज टू वेरिएबल्स। सो ए और बी में आपकी वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को आप विद द हेल्प ऑफ प्लस यहाँ पे आप सम करोगे। तो ये है ऑपरेटर्स का मीनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। इसी के अलावा माइनस भी है, देन डिवाइड, देन इनटू, देन रिमाइंडर जिसको हम मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। तो देखते हैं वन बाय वन इन ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है मैंने आपको पहले ही बताए हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में हम इनको पहचानेंगे और इनसे रिगार्डिंग हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करेंगे। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर सिमिलर टू योर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जितने भी मैथ्स में आपके ऑपरेटर होते हैं वही उन्हीं को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यहाँ पे बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन, प्लस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, माइनस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा मल्टीप्लिकेशन जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देन डिवीजन जिसके लिए स्लैश हम यूज़ करते हैं। एंड मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर निकालने के लिए हम परसेंट साइन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर फर्दर स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर अभी हम यहीं तक अपने स्टडी को लिमिट करेंगे। इनको यूज़ कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिया हुआ है, ए और बी दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं, उनका आउटपुट, उनका रिजल्ट मैं सी में सेव कर रहा हूँ। तो ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ए में वैल्यू है 21 एंड बी में वैल्यू है 10। सो अगर हम प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा 31, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सी में मैंने क्या किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे इन दोनों को सम किया है, देन सी में स्टोर करवाया है और सी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली इनटू की वैल्यू कितनी आएगी 210। तो यहाँ पे बेसिक आपका जो मैथ्स में आपने जो ऑपरेशन किए हैं उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। यूज़ कैसे करना है, सिमिलर टू योर मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर माइनस करना है तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इनटू करना है तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी,
डिवाइड करना है तो C इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B। तो यहाँ पे डिवाइड के केस में ये इंटीजर है तो ये पॉइंट में आपकी वैल्यू नहीं देगा, जबकि आपकी वैल्यू होल इंटीजर की फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 2। सिमिलरली मॉड के केस में आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो भी वैल्यू 21 को डिवाइड अगर हम 10 से करेंगे, उसका जो शेषफल या रिमाइंडर जो भी बचेगा वो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास परसेंट साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम अपना एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को हम रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ IDE, दैट इज कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक में हमने ये कोड सेम कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरीज यूज की गई हैं, स्टूडियो एंड कोनियो। देन मेन फंक्शन, यहाँ पे 2 वेरिएबल A एंड B, उनके अंदर वैल्यूज। सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ C इज 31, 21 प्लस 10 31। वैल्यू ऑफ C इज 11, माइनस करने पे 11 आया। वैल्यू ऑफ C इज 2, डिवाइड करने पे 2 आया। वैल्यू ऑफ C इज 2 मीन्स अगेन यहाँ पे देखते हैं हमने क्या ऑपरेशन की है। यहाँ पे सॉरी ये इनटू है, तो इनटू के केस में 2 10 आ जाएगा, और डिवाइड के केस में यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इनटू के केस में हमारी वैल्यू आई 2 10, डिवाइड के केस में 2, एंड एट द एंड रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो ये हमारी बेसिक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन दिखाने में आपकी हेल्प करते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज 2 नंबर, आपने A और B 2 नंबर लिए हैं, ये बराबर है या नहीं, तो उसके लिए हम साइन यूज करेंगे इक्वल इक्वल, डबल इक्वल यूज करेंगे। तो ये डिनोट करता है कि वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट। सिमिलरली अगर बराबर नहीं है, ये चेक करने के लिए हम नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। A B से बड़ा है तो उसके लिए हम A ग्रेटर देन B ये साइन यूज करते हैं। A B से छोटा है उसके लिए हम A लेस देन B ये साइन यूज करते हैं। A B से या तो बड़ा है या बराबर है, तो इसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिमिलरली A B से छोटा है और इक्वल टू है, तो इसके लिए हम लेस देन इक्वल टू। तो ये डिफरेंट साइन हैं जो आपके दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को दिखाते हैं। इनकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर A और B के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एक बार हम इसको देखते हैं। वही सेम वैल्यूज 21 एंड 10 मैंने ली हुई हैं। C का यहाँ पे एज सच कोई यूज नहीं है। यहाँ पे मैंने इफ एल्स ब्लॉक यूज किए हुए हैं। इफ एल्स ब्लॉक जनरली कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के साथ परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपका इफ ब्लॉक रन होगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक रन होगा। तो अगर A इज इक्वल टू B है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी ये वाली लाइन कि A बराबर है B के, मगर ये केस हमारे पास यहाँ नहीं है। हमारे पास 21 इज इक्वल टू 10 जो कि फॉल्स आंसर बताएगा। तो फॉल्स के केस में आपका एल्स रन हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक रन होगा, इफ ब्लॉक नहीं रन होगा। सिमिलरली A लेस देन B 21 लेस देन 10 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपका ये रन नहीं होगा, आपका ये रन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। A ग्रेटर देन B 21 ग्रेटर देन 10, तो ये आपका ट्रू है, तो इस केस में इफ ब्लॉक रन होगा और एल्स रन नहीं होगा। 21 नॉट इक्वल टू 10 मीन्स 21 आपके 10 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है, तो आपका इफ स्टेटमेंट रन होगा, एल्स रन नहीं होगा। तो यहाँ पे इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी हुई है विद द हेल्प ऑफ रिलेशन ऑपरेटर, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी अगर ट्रू आती है तो ट्रू के केस में इफ ब्लॉक रन होगा, और एल्स के केस में इफ फॉल्स के केस में आपका एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार हम अपनी आईडी के थ्रू ये कैसे रन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम पे A इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज नॉट लेस देन B, देन A इज ग्रेटर देन B,
देन ए इज नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक, सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक, थर्ड कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ वाला ब्लॉक, फोर्थ कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक। यहाँ पे हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है अपने आउटपुट्स को देखने में, तो स्लैश एन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। स्लैश एन का मतलब होता है आपका जो भी स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो आपकी नई लाइन में प्रिंट होगा, तो इसलिए स्लैश एन हमेशा जब भी आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे वो यहाँ पे ज़रूर लिखिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट क्रिएट ना हो और आपका प्रोग्राम बहुत वेल मेंटेन तरीके से आपको दिखे। तो चलिए इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। बिल्ड एंड रन करने पे जो हमारा आउटपुट आएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है। ए इज़ नॉट लेस देन बी, बिल्कुल सही है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिल्कुल सही है। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट अपने ऑपरेटर पे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी जब आप कंडीशनल ब्लॉक यूज़ करते हैं, मींस इफ़ या एल्स के अंदर कोई कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लॉजिकल ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। 3 तरह के लॉजिकल ब्लॉक्स आपके पास होते हैं। सबसे पहला होता है लॉजिकल एंड, सेकंड होता है लॉजिकल और, एंड थर्ड होता है लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं इन ब्लॉक्स के बारे में, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको एक ट्रुथ टेबल, मींस 2 वेरिएबल की वैल्यूज के बेस पे, 2 कंडीशन की वैल्यूज के बेस पे आपका रिजल्ट या आपका आउटपुट क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक कंडीशन 1 ये है कंडीशन ट्रू, और आपका आउटपुट ये है। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिकल एंड, अगर मैं इसको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहूँ, मींस आपके पास 2 बल्ब हैं और उनको आपने अपने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करूं तो ये होगा यहाँ पे इस तरीके से। देखिए, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी का साइन है। तो बैटरी के साथ मैंने ऊपर 2 बल्ब यहाँ पे जोड़ दिए हैं। एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है, ठीक है। तो ये आपकी, इसको बोलेंगे कंडीशन 1 और इसको बोलेंगे कंडीशन ट्रू। आपका आउटपुट है कि वेदर आपकी लाइट जली या नहीं। अगर आपकी लाइट जली तो आप मीन्स ट्रू है, और अगर आपकी लाइट ऑफ रही तो फॉल्स हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले C1 की कंडीशन देखते हैं। अगर C1 आपका फॉल्स है, मीन्स C1 आपका खराब है और वो बल्ब नहीं जल रहा है, मीन्स आपकी जो बैटरी ने, आप जैसी बैटरी ऑन की और C1 में कुछ प्रॉब्लम है और ये कनेक्शन ओपन है, तो मीन्स C1 आपका बल्ब नहीं जलेगा, फॉल्स इस केस में। और सेकंड केस है कंडीशन 2, C2 में जो आपका बल्ब लगा है या जो स्विच है वो भी खराब है। तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपका आउटपुट भी फॉल्स आएगा, मीन्स आपकी लाइट यहाँ पे, मीन्स आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सिमिलरली C1 ट्रू है और C2 फॉल्स है, तो इस केस में भी जब एक कंडीशन फॉल्स होगी, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स, तो अल्टीमेटली आपका कंप्लीट स्विच नहीं बनेगा, कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा और आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। सिमिलरली अगर आपका C1 फॉल्स है और C2 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आपका जो पूरा सर्किट है वो नहीं बनेगा और ये फॉल्स हो जाएगा। ये सर्किट तभी लाइट प्रोड्यूस करेगा, तभी लाइट ऑन करेगा जब दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रू होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने दोनों को ट्रू किया तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो भी ट्रू हो गया। इसी को बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं, उसी केस में आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम 0 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन अगर 0 है, 0 मतलब फॉल्स, और यहाँ पे हम 0 मानते हैं, तो इस केस में 0। कंडीशन 1 अगर ट्रू, कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 0, तो यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 0। कंडीशन 1 0, कंडीशन 2 1, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 0। एंड कंडीशन 1, कंडीशन 2 2 1, तो यहाँ पे अल्टीमेट आउटपुट आपका 1 आएगा। तो इसको हम सिंपल भाषा में इनटू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस आपका जो भी कंडीशंस यहाँ पे हैं उनका आउटपुट जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपका आउटपुट होगा।
तो अगर दोनों 1 हैं तभी आपका आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा। तो चलिए एक हम प्रॉब्लम लेके चलेंगे इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ हम लॉजिकल और भी देख लेते हैं। लॉजिकल और क्या है? लॉजिकल और में जो स्विचिंग होती है, जो मैंने सर्किट यहाँ पे बनाया है, वो पैरेलल लाइंस में आपके बल्ब लगे होते हैं। तो मैं इसका स्विच यहाँ पे बना देता हूँ, सर्किट यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये आपका एक सर्किट है, ये आपका सर्किट है। यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट बल्ब लगा हुआ है और नेक्स्ट में आपका सेकंड बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक भी बल्ब ऑन होगा तो आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बैटरी से प्रवाह, करंट का प्रवाह ऐसे हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ये आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि C1 और C2 अगर एक बार भी 1 हुआ, किसी में 1 हुआ, 0 0 के केस में तो पूरा का पूरा सर्किट ऑफ ही रहेगा आपका, तो अल्टीमेटली आउटपुट आपको 0 मिलेगा। C1 पे अगर 1 है, मीन्स C1 में अगर लाइट ऑन है, इसको हम C1 बोलेंगे, इसको हम C2 बोलेंगे। तो C1 में लाइट ऑन है, C2 में 0 है, तो अल्टीमेटली आपका जो पूरा स्विच है कंप्लीट है और आपकी लाइट जल जाएगी। इसी का उल्टा C1 अगर 0 है, C2 1 है, तो आपका जो अल्टीमेट आउटपुट होगा वो 1 होगा। C1 1 है, C2 1 है, तो अल्टीमेट आउटपुट आपका 1 होगा। तो इट मीन्स ये डिनोट करता है प्लस ऑपरेटर को, मीन्स दोनों का सम करके जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आप सिंपली उस भाषा में समझिए कि आपके दोनों यस यस हैं, एक भी यस है तो यस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मीन्स फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स, ट्रू फॉल्स के केस में ट्रू, फॉल्स ट्रू के केस में ट्रू, एंड ट्रू ट्रू के केस में ट्रू। तो ये है आपका लॉजिकल और। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉब्लम आपके पास ये है कि लेट सपोज, अब इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं। आजकल आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जनरली अगर ये स्टूडेंट अपने 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल है, सब में फेल है, तभी ये कंप्लीटली फेल माना जाता है, इसकी ईयरबैक मानी जाती है। और अगर ये 5 में पास है तो उसको हम बोलेंगे पास। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन के बेस पे, इसके अलावा इसको पास तभी माना जाएगा जब भी सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होगा। मींस यहाँ पे जब सारे के सारे सब्जेक्ट ट्रू रिटर्न करेंगे, एक कंडीशन हम लगाएंगे जिसमें सारे के सारे कंडीशंस, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हों वो मोर देन 33 पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको हम पास डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको फेल मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो उसको फेल मार्क करेंगे, और वो अगर सारे सब्जेक्ट में फेल है तो उसको हम ईयर बैक बता देंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट, उनके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिजिक्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। एक में है 21, सेकंड में है 22, थर्ड में है 23, फोर्थ में है 24, फिफ्थ में है 25 एंड सिक्स्थ में है 26। इट मीन्स ये सारे सब्जेक्ट में फेल है अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको पास तभी मार्क किया हुआ है जब ये सारे सब्जेक्ट में पास है। तो अगर ये मैथ्स में इसके ग्रेटर देन 33 हैं और इक्वल टू 33 हैं, सिमिलरली सेकंड सब्जेक्ट में इसके इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू 33 हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एंड है, देखिए एंड मीन्स अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर सारे सब्जेक्ट में पास है तो उसको मैंने पास मार्क किया है, और यहाँ पे अगर वो एक भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे मैंने और गेट लगाया हुआ है इन सब कंडीशन के बीच में, अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, इसी के साथ हम एक कंडीशन और लगा सकते हैं जिसमें ये चेक करें कि ईयर बैक के लिए कि अगर मैथ्स में उसके लेस देन 33 हैं, एंड केमिस्ट्री में लेस देन 33 हैं, एंड इंजीनियरिंग में उसके लेस देन 33 हैं, मीन्स सारी कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट इज हैविंग ईयर बैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया है, इफ ब्लॉक के अंदर आपने
छह कंडीशन लिखी हुई हैं और 6 कंडीशन को आप जोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, चौथी, देन पांचवी, देन छठी। 6 कंडीशन आपने यहाँ पे ले रखी हैं और उन सबको आप जोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड। एंड क्या है? आपका सिंपल इनटू। ठीक है, सारे 1 हैं तब आपका पास होगा। ठीक है, और सिमिलरली और के केस में क्या होगा? अगर एक भी आपका 1 आ गया मीन्स प्लस है, एक भी आपका 1 आ गया तो आपका ये ट्रू हो जाएगा, मीन्स ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम इसके प्रोग्राम को देखें, ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर, इसके आगे मैं स्लैशन लगा देता हूँ एंड सिमिलरली इसके आगे मैं स्लैशन लगा देता हूँ। इसको रन करके हम देखेंगे बिल्ड एंड रन करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो गया दैट स्टूडेंट इज फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। वो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही, इसके अलावा वो 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ स्टूडेंट, या इसको नहीं, इसको कॉपी करते हैं ईयर बैक के लिए। यहाँ पे हर जगह हम एंड लगा देते हैं, अगर सारे सब्जेक्ट में वो फेल है तो उसकी हम ईयर बैक लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो और हैं उनको चेंज करके एंड कर दिया है। तो स्टूडेंट इज हैविंग ईयर बैक, ईयर बैक का मतलब वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में फेल है, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हुआ है, स्टूडेंट इज फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे जो हम चाह रहे थे, 2 आउटपुट वो जनरेट नहीं हुए हैं। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पे इफ मैथ्स लेस देन 33, ओके, एंड केमिस्ट्री इज लेस देन 33, ये भी आपका मैच कर रहा है। इंग्लिश लेस देन 33, ईडी लेस देन 33, फिजिक्स लेस देन 33 एंड सीएफडी लेस देन, सॉरी यहाँ पे हमने 33 लिखना था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें 33 करना है, यहाँ पे भी 33 होना चाहिए। आइडियली अगर हम 100 मार्क्स का सब्जेक्ट मान रहे हैं तो आइडियली ये चीज़ें यहाँ पे 33 होनी चाहिए। तो चलिए दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इज हैविंग ईयर बैक एंड ही और शी इज फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो 2 हमारे इफ ब्लॉक यहाँ पे रन हुए हैं। सिंपल लॉजिकल एंड और का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कंडीशन, ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को, इसका आउटपुट ट्रू, फॉल्स या 0, 1 के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जो थर्ड हमारा ऑपरेटर है वो है नॉर। नॉर का मतलब होता है कि अगर आपकी वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर देगा और 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। इसका सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 33, अब इसको मैं नॉर कर दूं, इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन आई, कंडीशन आप अगर आपकी ट्रू है वो उसको फॉल्स कर देगा। तो यहाँ इस केस में कंडीशन ये ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन जो आपके अंदर ही कंडीशन है, देखिए मैथ्स इज ग्रेटर देन 33, ये सही है नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब मैंने नॉट किया तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, जो भी स्टेटमेंट लिखूं स्टेटमेंट से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट इज हैविंग, स्टूडेंट इज फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट अपना लिख दिया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इज फेल्ड इन मैथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम नॉर को एग्जीक्यूट करेंगे। एक्चुअली जो भी आपका यहाँ पे आउटपुट, जो कंडीशन है, जो भी आउटपुट लाएगी ट्रू या फॉल्स, उसको वो निगेट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे मैथ्स ग्रेटर देन 33,
ये फॉल्स है, फॉल्स को उसने चेंज करके ट्रू कर दिया, और जब इफ के अंदर कंडीशन कंप्लीट ट्रू होती है तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। अगला नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? आपकी जो वैल्यू है उसको +1 या -1 कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखिए प्लस प्लस एक्स, लेट सपोज आपने एक वैल्यू ली है x = 5, तो अगर आप x प्लस प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, या प्लस प्लस एक्स करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। सिमिलरली x माइनस माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, माइनस माइनस एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब डिफरेंस क्या है? ये होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट एंड ये होता है प्री इंक्रीमेंट। इट मीन्स ये क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। x की वैल्यू आपकी है 5, अगर आप x प्लस प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू 6 तो हो गई, मगर यहीं पे अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 5। आपने प्रिंट x प्लस प्लस कर दिया तो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 5। मीन्स आफ्टर द स्टेटमेंट खत्म होने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती है, जबकि प्लस प्लस के केस में, प्री इंक्रीमेंट के केस में आपकी जो वैल्यू है वो उसी स्टेटमेंट में बढ़ जाती है, उसी स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट होके मिल जाती है। सेम केस आपका x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स में है। यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम लाइन पे नहीं बढ़ती है, आपको वैल्यू 5 ही मिलेगी, मगर नेक्स्ट लाइन पे आपको वैल्यू 4 मिल जाएगी। सिमिलरली माइनस माइनस एक्स के केस में आपको सेम लाइन में वैल्यू घटी हुई मिलेगी, और यहाँ पे जो आपका डिक्रीमेंट है वहीं उसी लाइन में हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं a एंड b, दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस प्लस करके प्रिंट किया, तो आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5 एंड 5। अब नेक्स्ट लाइन पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको 6 6 मिल जाएगा। अब माइनस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू 6 6 ही मिलेंगी, मगर जैसे ही आप सेकेंड लाइन पे प्रिंट करेंगे तो आपको वैल्यू घटी हुई मिल जाएंगी। सिमिलरली प्री ऑपरेटर के केस में आप यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू अभी करंट में 5 5 चल रही है, वो बढ़ के आपको इसी लाइन में 6 6 मिल जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 6 6 मिल जाएंगी। माइनस माइनस के केस में सेम लाइन में आपको 5 5 और अल्टीमेटली नेक्स्ट लाइन में आपको 5 5 मिलना तय है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में यही डिफरेंस है। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 5 6 आपकी वैल्यूज जो प्रिंट हो रही है, मींस इसको हम स्लैश एन लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती कर दी है कि स्लैश एन मैंने प्रिंट एफ वाली लाइंस में नहीं लिखा हुआ है, तो स्लैश एन, अगेन स्लैश एन, हर जगह आप स्लैश एन दीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपकी कौन सी लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है और नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 5 फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो प्रिंट हो रहा है वो ये है, यहाँ पे 5 5, मगर नेक्स्ट लाइन में आपको बड़ी हुई वैल्यू मिल रही है जो कि 6 6। अब आप यहाँ पे देखिए 6 6 डिक्रीमेंट होने के बाद भी 6 6 ही रहा, मगर नेक्स्ट लाइन पे आपको 5 5 यहाँ पे मिल जा रहा है, 5 5। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पाएंगे तो जो 5 5 वैल्यू थी बढ़ के आपको 6 6 मिल गई, और अगली लाइन में जब आपने इसको प्रिंट किया तो वही वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, उसके बाद जब आपने अगेन डिक्रीमेंट किया, प्री डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि आपको घटी हुई वैल्यू उसी लाइन में मिल गई, और नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट करेंगे तो सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे मैंने बताया कि इफ एल्स के थ्रू आप कंडीशन चेक करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, और उसका नाम है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इसकी हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे तीन चीज़ों पे काम करता है बेसिकली। सबसे पहले तो आपका एक्सप्रेशन, मीन्स आपकी जो कंडीशन है या एक्सप्रेशन है वो क्या आउटपुट देगी।
अगर वो ट्रू देगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपने पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। अगर ये फॉल्स देगी तो आपका कॉलन के बाद जो आपने सेकंड एक्सप्रेशन या थर्ड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। तो इसका तरीका क्या है यहाँ पे देखिए, सिंपल। अगर आपको चेक करना है कि आपने एक वैल्यू a इज इक्वल टू 5 ली हुई है, तो आपको चेक करना है a इज ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे printf, या आप इसकी वैल्यू को किसी अदर वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ b, यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 5 है तो मैं यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ, या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए और कॉलन के बाद 0। तो अगर ये ट्रू है तो आपका यहाँ पे b की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी, और ये फॉल्स है तो b की वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी। तो सिमिलर टू इफ एल्स है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इफ और इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में, जिसको के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने एक वेरिएबल लिया है जिसमें आप वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर ये ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन 2 असाइन हो जाएगा वेरिएबल को, और अगर ये फॉल्स है तो आपका एक्सप्रेशन 3 असाइन हो जाएगा। तो ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वोटिंग एज के ऊपर काम करना चाहते हैं। वोटिंग एज के ऊपर काम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद हमने चेक किया वेदर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यहाँ पे वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग, और अगर एज लेस देन 18 है तो वो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो सिमिलर टू इफ एल्स है, इफ के अंदर आपने कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू हुई तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। ये मैंने लिया हुआ है, इसको रन करता हूं एक बार। तो यहाँ पे इंटर योर एज 34, तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिमिलरली अगर कोई माइनर को मैं देखूं 14, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अलावा और भी अगर आपको कोई वेरिएबल असाइन करना है, यहाँ पे इंट y, मगर इसके लिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, y के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एज इट इज। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मैं यहाँ पे 1 असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट असाइन कर देता हूँ 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, वट एवर इम्प्लीमेंटेशन यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रोग्राम, वट एवर क्राइटेरिया यू हैव अडॉप्टेड, अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू राइट योर प्रोग्राम। मैंने सिंपल यहाँ आपको बताने के लिए लिखा है कि क्या क्या चीज़ें हम कंडीशनल ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 14 करूँगा तो y की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे अभी नहीं चला प्रोग्राम, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। y को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, y हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो प्रॉब्लम ये है, तो y को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, नई लाइन में प्रिंट कराते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में बेटर लगे। %d यहाँ पे कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो देखिए 1 प्रिंट यहाँ पे हो गया 45 के केस में। अगर ग्रेटर देन 18 है तो हमने क्या किया था, 1 प्रिंट करवा दिया। तो ये है कैसे आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, जबकि इफ एल्स क्या है, पैरेंथेसिस के बीच में आता है, मीन्स उसमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन करने में भी आपकी हेल्प करता है, जैसे भी हमने देखा, मगर इफ एल्स ये काम नहीं करता है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स व्हेन द स्टेटमेंट्स आर मल्टीपल। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं इफ के अंदर, तो वो काम आप सिर्फ इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं, कंडीशनल के थ्रू नहीं कर सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा इजीली डिबग, मींस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम इजीली इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितना बढ़ते जाएगा इतने में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो और कॉम्प्लेक्स होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास हैं, जहाँ पे आपका जो इवैल्यूएशन होता है आपके वैल्यूज़ को, लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू है 5 को ये कन्वर्ट करता है बिट्स में। 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो 0101, ये आपकी 5 की वैल्यू होगी बिट्स में। तो कोई भी ऑपरेशन जो आपका बिट्स में होता है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पे बिटवाइज एंड क्या है, जैसे मैंने लॉजिकल एंड बताया था आपको, सिमिलर टू दैट है, मगर यहाँ पे ऑपरेशन आपका बिट्स में होती है, मीन्स 0 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो लेट सपोज एंड मैंने आपको बताया है, एंड के केस में अगर आपके पास दो इनपुट हैं, 0 की वैल्यू है या 1 0 है या 0 1 है या 1 1 है, तो आपका क्या होता है यहाँ पे इनटू, तो सिर्फ जहाँ पे दोनों 1 है वहाँ पे 1 आएगा, बाकी जगह आपका 0 आएगा। आपको मैंने इससे पहले लॉजिकल और में बताया था, लॉजिकल एंड में बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे है। और अगर और करूँगा तो और के केस में क्या आएगा, प्लस, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 1 1। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है बिटवाइज एंड का सिंगल एंड की मदद से होता है और बिटवाइज और का सिंगल पाइप की मदद से होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दो वैल्यू हमारे पास हैं ए एंड बी, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4। इनको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम बिट्स में तो 0 1 1 0 ये आपका 6 है एंड 0 1 0 0 ये आपका 4 है। तो अगर आप इसको लॉजिक बिट वाइज एंड करेंगे तो देखिए 0 0 0 आ गया, 1 0 0 1 1 1 0 0 0, तो अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 4। ये आपका आउटपुट है, इसको कन्वर्ट कीजिए आप। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इसको दिखाएंगे तो आपका अल्टीमेटली आउटपुट 4 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड जो हमारा है और की बात करें तो मेरे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं 23 एंड 10, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बिट्स में। तो बिट्स में रिप्रेजेंट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई है ये, और रिजल्ट के केस में देखिए 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 1, जहाँ पे भी एक बार भी 1 है तो 1 लिख दीजिए उसको सिंपली 1 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू कितनी है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 + 2 + 4 + 8 + 16। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 28 31, सो 31 यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये है आपका बिट वाइज एंड बिट वाइज और इस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 12 की वैल्यू यहाँ पे 3 हमें मिल जाएगी। इसी के साथ शिफ्ट ऑपरेटर भी हम देख लेते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे दो टाइप के शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है a = 5, तो a लेफ्ट शिफ्ट 2 अगर मैंने कर दिया, यहाँ पे जो भी नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितनी बिट्स आपकी शिफ्ट होंगी। तो a की वैल्यू 5 है, 5 को हम बिटवाइज में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने लिखा है शिफ्ट 2, इसका मतलब है सारी की सारी बिट दो, सारी की सारी बिट्स 2 बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पे 2 0 आप एक्स्ट्रा लगा देंगे, यहाँ पे 2 0 आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, मीन्स ये बिट्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई। अगर मैं 0 1 को यहाँ पे देखूँ, ये 0th पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो 0 और 1 पे 2 0 आ जाएंगे और बाकी जो ये बिट्स हैं जो 0 1 2 3 पे थी वो शिफ्ट होके 2 3 4 5 पे चली जाएंगी। मीन्स 1 0 1 सॉरी 0 1 2 3, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो जाएगा 0 1 0 1 और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 0, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 0 1 और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 0। तो जो भी आउटपुट ये आएगा इसको आप प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह राइट शिफ्ट में क्या होता है, आपकी जो लास्ट की दो बिट्स हैं वो गायब हो जाती हैं। मीन्स अगर इसकी पोजीशन थी 0, इसकी पोजीशन 1 2 3, तो 3 वाली चली जाएगी 1 पे, 2 वाली चली जाएगी 0 पे और 1 0 गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट एरो से डिनोट होते हैं। तो 0 1 0 1 क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 0 1 बचेगा, बाकी ये वाला 0 1 गायब हो जाएगा। ठीक है, मीन्स राइट की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं दो ऑपरेटर को। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर आपके लेफ्ट शिफ्ट होते, ऐसे 3 ऑपरेटर आपके राइट शिफ्ट हो जाते। तो ये है आपका बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर। तो a = 5 है, a को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और अगर a को मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम से हमने इसको कैसे किया है। बिटवाइज एंड देख लेते हैं, बिटवाइज एंड देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एंड करने जा रहे हैं 6 and 14 का जो आउटपुट होगा। सो बिटवाइज अगर हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर वन हैं वो 0 हो जाएंगे, बाकी जो लोएस्ट वाले वन हैं वो ही रहेंगे। तो यहाँ पे 6 आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली बिटवाइज और के केस में चलिए देखते हैं एक बार क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे हमने बिटवाइज और कर रखा है, तो बिटवाइज और के केस में देखिए 31 यहाँ पे आ गया। 23 एंड 10 के केस में हमें 31 मिल गया। अभी हमने देखा भी था, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें एज ए आउटपुट मिल गई। सो द लास्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 एंड 1 के केस। ठीक है, ये हमें मिल जाएगी 20 एंड 1। ओके, तो फाइन, आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, और इसके बाद हम जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, एसोसिएटिविटी है, वो चीज़ें देखेंगे, एंड एट द एंड कैसे हम कास्टिंग करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम बाकी चीज़ें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट्स नोट्स मिलते रहें, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जीमेल पे भेज सकते हैं। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।